अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। आज के हमारे मौज़ूआत, आज हम बात करेंगे, कुछ प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 72 घंटे में अद्वियात की कीमतें फ़ौरन कम कर दी जाएं और उन्हें पुरानी सतह पर वापस ले आया जाए। ये 72 घंटों में अद्वियात की कीमतें कम होंगी या नहीं होंगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इस पर अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। फजलुर रहमान और आसिफ ज़रदारी साहब की मुलाकात जारी है। कल वो नवाज़ शरीफ साहब को मिलकर गए थे। दुरानी साहब से जानना है कल जो मिलकर गए थे और आज जो मिल रहे हैं, इसके दरमियान में क्या कहानी है, क्या निकलने वाला है। ऐसा लगता है मुत्तहिदा अपोजिशन बनने लगी है। दुरानी साहब से जानेंगे कि क्या फजलुर रहमान कामयाब हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं, क्या हो रहा है। भूख से मरते थर ने पाकिस्तान को नई ज़िंदगी दी है। थर में बिजली के प्लांट्स ने काम करना शुरू कर दिया है। जो काला सोना था वो निकल आया है, उस पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर पर भी बात करेंगे। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने आज नया मैंडेट दे दिया है पंजाब गवर्नमेंट को कि पढ़ जाओ एक दफ़ा फिर शरीफों को, नए केस बना दो, ये कर दो। ये क्या हेडलाइंस हैं, ये क्या स्टोरी है, ये भी दुरानी साहब से जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, मैंने कहा पहले ज़रा पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात कर लें। सियासत पर तो बात हम काफ़ी करते हैं। अद्वियात की कीमतों पर आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 72 घंटों में उनको वापस अपनी जगह पे ले आए। हम अपने प्रोग्राम में बात करना चाहते हैं, ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के फॉर्मर चेयर हैं हामिद रज़ा साहब से भी, जब वो लाइन पे आते हैं तो बात करते हैं कि क्या ये कीमतें 72 घंटे में वापस हो जाएंगी। लेकिन इस हद तक तो आप मेरे साथ मुत्तफ़िक़ हैं कि दवाइयों की ये कीमतों ने सबसे ज़्यादा आवाम को परेशान किया, गरीब को, बीमार को, और ये नाकाबिले तलाफ़ी जुर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल, असल बात यह है कि दवाइयों का तो बहुत ही तकलीफ़ दे अमर है आप, और बिलखसूस दवाई खाता ही वो है जो बेचारा मजबूर बीमार हो। खुशी में तो कोई नहीं खाता, खुशी में नहीं खाता। अच्छा, जब आदमी बीमार होता है तो उसके इनकम के ज़राए भी बीमार हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हैंडीकैप पर्सन बन जाता है, तो उससे उस पर इफ़ेक्ट होता है। में बाकी तो वैसे अगर हकीकत में आप पूछें तो बिजली की चोरी को जब सब्सिडी बना के उसको आवाम से वसूल किया जाता है तो भी तकलीफ उतनी होती है। गैस की चोरी को जब सब्सिडी बना के IMF के सामने पेश किया जाता है और IMF के नाम पे आवाम के लिए दवाइयों पे तो फिर बना जान जिंदगी बचाने का मामला है, वो कहते हैं इस पर तो एक डिफरेंट व्यू होना चाहिए सब्सिडी के हवाले से। वो तो आप देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है ना कि 72 घंटे में वापस हो जाए। बस मैं प्रोड्यूसर साहब से कह रहा हूँ हामिद रज़ा साहब को लाइन पे लें तो फिर हम आगे उनसे लाइन पे। हामिद रज़ा साहब, जरा मैं उनसे बात कर लूँ फिर आपसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम हामिद रज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। हामिद रज़ा साहब, कुछ दवाइयों की कीमतें 80 से 100% से ज़्यादा बढ़ी हैं, 80%, 100% बढ़ी हैं, 9 से 15 भी कुछ बहुत थोड़ी बढ़ी हैं, लेकिन 470 के करीब कोई दवाइयाँ हैं जिनकी कीमतें 100% तक बढ़ी हैं। 72 घंटे में इन दवाइयों की कीमतें वापस नीचे आ जाएंगी आज प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे अपना मौक़िफ़ देने का। उसमें उर्र भाई थोड़ा सा हमें इस मैकेनिज्म को समझने की ज़रूरत है कि टोटल जो पाकिस्तान में अद्वियात रजिस्टर्ड हैं वो तकरीबन 45,000 के करीब है। 45,000 में से 980 के करीब ऐसी अद्वियात हैं जो कि हार्डशिप का शिकार हुई और लोगों ने ड्रैप को अप्लाई किया कि जनाब ये दवाई बनाना मुमकिन नहीं है, इसकी प्राइस को रिवाइज करें। ये काफी सालों से ये दवाइयाँ पेंडिंग थी हार्डशिप के लिए ड्रैप में। लास्ट ईयर फिर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया और ड्रैप को डायरेक्टिव दिया कि आप पॉलिसी बनाएं स्टेक होल्डर के साथ मिलकर और इनको डिसाइड करें। जब उन्होंने ये डिसाइड किया तो कुछ अद्वियात हैं ऐसी जिनकी के प्राइस बढ़ी 463 के करीब, 463, 80 से 100% तक बढ़ी है। जी बिल्कुल। कुछ तो अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है इनकी कीमतें 72 घंटे में कम कर दें, हो जाएंगी कम? इनकी कीमत नहीं कम हो सकती क्योंकि ये तो प्रॉपर्ली नोटिफाई हुए हैं और उसमें पॉलिसी बोर्ड, आपकी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ये सारे प्रोसेस से थ्रू होके हुई हैं। नहीं, पर आज प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ना कम कर दें, तो अब वापस कम हो जाएंगी? जी नहीं, उसमें उन्होंने जो बात हमें समझ आई है कर सकते हैं कि अगर किसी कंपनी की कैलकुलेशन गलत है या उन्होंने अपनी लेजिटिमेट प्राइस से प्राइस को ज्यादा किया है जो कि नोटिफाइड नहीं है, उसको वापस करने का आज हमारी मिनिस्टर साहब मीटिंग हुई है, आमिर कियानी साहब से काफी लंबी मीटिंग हुई
और यही बात उनसे हुई कि जनाब आप देखें कि रॉ मटेरियल सारे इंपोर्ट नहीं, आपने आमिर कियानी साहब को ये समझाया है कि जो दवाइयों की कीमतें आपने खुद नोटिफाई कर दी हैं वो तो कम नहीं हो सकती ना। ये बात आपने उन्हें समझा दी, गुजारिश की है, वो समझ गए। अच्छा नहीं, और जिन कंपनियों ने देखे ना, कुछ नाम है जैसे पल्मनॉल है, पेडिट्रॉल है, कुछ कंपनियां जिनकी कीमतें नहीं बढ़ी और उन्होंने मार्केट में महंगी बेच रहे हैं, उनकी कीमतें कम। थोड़ा सा आप ये समझ लें कि ये जिन अद्वियात का आपने जिक्र किया, इन्होंने हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर लिए थे, फिर सोमोटो हुआ और ये सारा प्रोसेस हुआ और हार्डशिप में इनकी प्राइसेस कम हुई। ठीक है, इनमें से एक कंपनी ने कोई हाई कोर्ट सिंध से कोई स्टे ऑर्डर लिया है और एक कंपनी ने अपीलेट बोर्ड में अप्लाई किया है, लेकिन इन्होंने अपनी कीमत कम नहीं की जो कि हार्डशिप तो में थी। अब वो स्टे ले लिया तो अब वो भी कम नहीं होगी। जिन्होंने प्रिवेल तो करेगा, वो तो कंप्लाई करेंगे जो अदालत का ऑर्डर है। बद्रुद्दीन साहब, एक हामिद साहब मेरे साथ स्टूडियो में मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, वो भी सवाल करना चाहते हैं। हामिद साहब, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म के इस ऐलान के बाद आपके ख्याल में कितनी दवाओं की कीमतें कम हो जाएंगी? सर अभी तक जो ड्रैप ने थोड़ी वर्किंग की है, कुछ 400 के करीब ऐसी अद्वियात आइडेंटिफाई हुई हैं जिनकी प्राइसेस उनके ऑथराइज्ड प्राइस से ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में कोई 500-700-800 करीब होंगे ऐसी चीजें अद्वियात जिनकी प्राइसेस जो हैं अगर वो वापस अपनी रेंज पे आती हैं तो वो कम होंगी। लेकिन ये जो इन्होंने खुद बढ़ा दी है 463 और 100% तक, वो तो अपनी जगह कायम रहेंगी, जिनमें सेरेक और ये सब। और जो 400 से 900 पे गई है और जो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी दवाइयाँ हैं जिनकी प्राइसेस खुद बढ़ाई हैं 100% तक, वो तो अपनी जगह कायम रहेंगी। जी बिल्कुल, उसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से वो प्राइसेस बढ़ी हैं। बहुत शुक्रिया हामिद रजा साहब। असल में ना जो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हैं आम आदमी के, मतलब मुख्तलिफ़ दवाइयाँ पे ऐसी हैं जो घरों में यूज़ होती हैं, बुज़ुर्गों में, मुख्तलिफ़ बीमारियों में, मतलब आप समझिए ना कि पेटेंट दवाइयाँ, बहुत नाम है, ब्रांड है, उनकी कीमतें 100% तक खुद बढ़ाने का नोटिफिकेशन करके हुकूमत ने बढ़ाई हैं। अब वो तो वापस नहीं होंगी, आपको हामिद रजा साहब की बात से समझ आ गई है ना। और बाकी कुछ चीज़ों की जिन्होंने काम की हैं उन्होंने स्टे ले लिया हुआ, बाकी कल तक स्टे ले लेंगे। देखें, इससे जो बात शाम से हमने मालूम की है उसके मुताबिक तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब का ये ऐलान जो उन्होंने दवाओं की कीमतों को 72 घंटे में वापस करने का किया है, इसका हाल भी गैस के बिलों की वापसी के बराबर होने जा रहा है। जैसे गैस के बिल वापस हुए हैं, जैसे गैस के बिल वापस हुए। और ये दवाएं जो हैं ये किसी भी तरह से जो आम इस्तेमाल की दवाएं हैं वो किसी भी तरह से कम होने नहीं जा रही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादती है कि ब्यूरोक्रेसी या कंसर्न लोग जो हैं वो इस किस्म के गैर ज़िम्मेदाराना ऐलानात जब प्राइम मिनिस्टर से कराते हैं तो हुकूमत के ऊपर अवाम का एतमाद जो है वो बहुत मुतासिर होता है। आप तो खुद वफाकी वज़ीर रहे हैं, आपके ख्याल में ये जाके इन्होंने बताया नहीं होगा कि 463 दवाइयों की तो हमने खुद बढ़ाने की इजाज़त दी है 800? देखें जी, 463 दवाइयाँ वो सारी वो हैं जो बुनियादी इस्तेमाल की दवाई, उसमें 100% इजाफा जो है खुद हुकूमत के अपने ड्राइव ने किया है। और उसके करने के बाद जब चोट पड़ा है तो अब जो है उसकी 72 घंटे में वापसी का अहकामात जो है वो वज़ीर आज़म से सूबाई गवर्नमेंट को दिलाए गए हैं। सूबाई गवर्नमेंट का कीमतें मरकजी हुकूमत। अब इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जो वज़ीर आज़म का बयान है वो ये कह रहा है असूली तौर पे कि अगर हुकूमत की बढ़ाई हुई कीमतों से ज़्यादा पे कोई बेच रहा है तो उसकी कीमत कम करा दी जाएगी। मतलब ये है कि 100% तो बर्दाश्त कर लें, अगर कोई उससे भी ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा है तो वो 72 घंटों में कम हो जाएगी। मतलब यह है कि 72 घंटों में अगर कोई चोर चोरी कर रहा था तो वो पकड़ा जाएगा। लेकिन हुकूमत ने जिन चोरों को बाज़ाब्ता चोरी की इजाज़त दे दी है, जिसके लिए SRO जारी किया गया है, वो SRO है, वो SRO जो कीमतें बढ़ाने का SRO है। प्रोड्यूसर साहब अगर स्टेज उस पर चला सकते हैं उनको, तो वो SRO जो है उस पर अमल दरामद नहीं रुकेगा। इसका ये मतलब किसने किसको मामू? मैं तो समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी ने और बैठे हुए लोगों ने जो है वज़ीर आज़म साहब को और हुकूमत का मामू बनाने की कोशिश की है कि वो ऐलानात उनसे कराए गए हैं जिसका कोई फ़ायदा आम आदमी तक नहीं पहुँचेगा। खुदारा ऐसे ऐलानात ना करें, इससे हुकूमत की हैसियत
और उन लोगों की हैसियत जो हुकूमत की तरफ देख रहे होते हैं उनका एतमाद मुतज़लज़ल होता है। हुकूमतें जो होती हैं वो अपनी ताकत पे नहीं चल रही होती, वो अपने परसेप्शन पे चल रही होती हैं। हुकूमतों की ताकत जो है वो उनका वो एतमाद होता है जो अवाम की नज़रों में उनके लिए होता है। तो मेरा तो इसमें यही है जी। ये बात आपसे मैंने भी दरख्वास्त की थी कि शुरू में ही ले लें, ठीक है जी, और लेने के बाद इस पे हम बात कर लें। फिर अब हम अपनी, मुझे रोज लोग कहते हैं कि यार पब्लिक ओपिनियन प्रोग्राम होता है, सारा दिन तुम सियासत की बातें करते रहते हो। मैं कहता हूँ अवाम की बातें करें तो दिल दुखने लग पड़ता है। हम उनकी बातें करते हैं जिनकी वजह से आज अवाम पे ये अजाब टूटा हुआ है। अच्छा, दूसरा, वजीर आज़म आज लाहौर आए थे, मैंने कहा सप्लीमेंट्री आपसे कुछ नहीं, कह गए नए केस शुरू करते हैं सारे शरीफ फैमिली और करप्शन पे। तो नए, अब वो हर तरफ चल रहा है कि नए केसेस आने लगे हैं मार्केट में, क्या कहानी है ये? देखिए, एक बात तो हकीकत है, उसको हमें मान लेनी चाहिए। क्या? कि वजीर आज़म साहब जो हैं इस वक्त वो वन मैन आर्मी है, ठीक है, और उन्होंने मानने से इनकार किया हुआ है कि वो चोरों के पीछा नहीं छोड़, वो लुटेरों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि उन्होंने अभी अद्वियात में ऐलान किया, हाँ, ये किया, मतलब नहीं, अद्वियात का तो वो मतलब मामू बनने वाला खाता हो गया ना, लेकिन यहाँ पे उनकी कन्विक्शन है। ठीक है, उनकी कन्विक्शन ये है कि जनाब मैंने उन लोगों को नहीं छोड़ना जिनकी वजह से आज 9 महीने बाद नई डायरेक्शन उन्होंने क्यों दी है? मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जब हम अगली बात करेंगे, ये जो सारा पॉलिटिकल सीन लगा हुआ है, उस सीन के अंदर ऑपोजिशन जो है और ऑपोजिशन की पार्टियां जो हैं वो इस वक्त जो है वो हुकूमत से कन्फ्रंट करने की पोजीशन में नहीं है। ऐसी सूरत हाल में खान साहब ये चाह रहे हैं कि उनकी मशीनरी जो है वो ताकतवर केसेस बना के लाए जिसके नतीजे में वाकई किसी के ऊपर हाथ डाला जा सके। और जब बहुत से लोग मीडिया पे बैठते हैं, लोग कहते हैं अरबों खा गए, खरबों खा गए, और फिर जिन लोगों के बारे में बातें कर रहे होते हैं उनसे ही कुछ फेवर लेने वही बोलने वाले लोग पहुंच जाते हैं। इसी तरह कैबिनेट में बैठ के भी वजीर कहते हैं कि हमारे से पहले वाले जो थे वो अरबों खा गए, खरबों खा गए। तो उसके ऊपर वजीर आज़म ने आज कहा, अच्छा, कि जी अगर आप, किसी वजीर ने कहा कि जी अंदर आपने, हमारे से आने वालों ने इतनी करप्शन की है, तो उसके ऊपर वजीर आज़म ने ये कहा कि जी अगर उन्होंने की है तो आप उनके खिलाफ केसेस क्यों नहीं बनाते? ठीक है, और मुझे ना सुनाएं बल्कि आप केसेस बनाएं। और उसी के ऊपर फिर उन्होंने, महमूद रशीद साहब ने बाहर आके ये बात भी की। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये केसेस बनाना और इन केसेस को वाकई नैब तक ले जाना, प्रॉपर एविडेंस के साथ ले जाना, इसके लिए बहुत कन्विक्शन की और बहुत फोकस की जरूरत होती है। वो आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, एमपीए भी पूरे नहीं आए, पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर का पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, पार्लिमानी पार्टी भी पूरी नहीं थी। क्या देखिए, पार्लिमानी पार्टी का इजलास था शायद एक दिन बाद। अब देखिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास कब कामयाब हुआ करते, हमने बड़े अटेंड किए हैं जब आपने जनाब डेवलपमेंट का फंड देना हो है। अच्छा, लोग पैसे लेने आते हैं, वहाँ लोग कहते हैं जी हमारे। अच्छा, जब आपने एमपीए अपना डीएसपी एसपी उनकी ट्रांसफर पोस्ट वगैरह अभी भी थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन अगर उससे कुछ प्राइम मिनिस्टर से कुछ फेवर्स लेनी हो, कोई लाइसेंस फाइल साइन करवानी, हाँ, अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर तो खुद मतलब उनके ऊपर एक वो कहर बने हुए। तो ऐसी सूरत में बेचारे एमपीए जो है, हाँ, वो कितना जोशो खरोश से जो है लाहौर पार्लिमानी पार्टी की तरफ आएंगे। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। तो अब तो हम फिर फजल रहमान और जरदारी मुलाकात के हालात जानेंगे। हाँ, हालात मुलाकात के खत्म होने से पहले आपको अंदर का हाल देते हैं। ब्रेक के बाद, ब्रेक में दुरानी साहब जरा हालात ले लें कि मुलाकात में हो क्या रहा है, तो ब्रेक के बाद ताज़ा तरीन हालात के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, फजल रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात जारी है। हमने ब्रेक में दुरानी साहब से दरख्वास्त की थी कि वो इस मुलाकात का ताज़ा तरीन अपडेट लेके रखें ताकि हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा सकें। कहते हैं पूरा शोर मचा हुआ है कि फजल रहमान साहब नवाज़ शरीफ साहब का पैगाम लेकर गए हैं
कुछ कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने माजरत कर ली, कुछ कहते हैं कुछ शराइत रख दी। आज जरदारी साहब और फजलुर रहमान में ये बात तय हो जानी थी नून लीग को मिलने की। आपके पास इस मुलाकात का अपडेट क्या है? लोग अभी इस मुलाकात, फिर मैं इसके सारे और मेरे पास सवाल हैं, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि फजलुर रहमान जरदारी मुलाकात का एजेंडा क्या है? बिस्मिल्लाह, दोबारा से इस पे हम सियासी बातों को शुरू करते हैं जनाब। मुलाकात का एजेंडा अगर दो लफ्ज़ों में पूछें वो तो ये है कि किसी किस्म की कोई तहरीक ना चलाने का मियाँ साहब ने फ़ैसला फजलुर रहमान साहब को सुना दिया कि नून लीग तो नहीं थी। नून लीग किसी किस्म की कोई सड़क पे चलने वाली तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगी। फिर ये जो चल रहा है कि जरदारी नवाज मुलाकात का इम्कान है। दूसरी बात जो उनकी तरफ से बहुत वजाहत से आ गई है वो ये है जनाब कि हम, ठीक है ना जी, इस वक्त ये नहीं चाहते कि किसी किस्म का ऑपोजिशन का ऐसा अलायंस, कोई गैर मामूली अलायंस बनाने के लिए मियाँ साहब तैयार नहीं है। मियाँ साहब जरदारी साहब के किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है। कल उन्होंने फजलुर रहमान साहब से मिलने के बाद जो हमने सिग्नल्स की बात की, उन सिग्नल्स के नतीजे में जो फेवर्स उन्होंने लेनी थी वो आज की डेट में उन्हें मिल गई। मतलब वो गेम ऑफ सिग्नल्स जो थी वो जो है नवाज शरीफ ने अपने सिग्नल्स वसूल कर लिए हैं। इससे पहले गेम ऑफ सिग्नल्स जो थी वो जरदारी साहब रिसीविंग एंड पे थे। अब गेम ऑफ सिग्नल्स में मियाँ साहब जो है वो आगे हैं। आज जो कुछ होना था वो हो गया। आज तो जरदारी साहब को की बेल भी एक्सटेंड हो गई है, हमजा की बेल भी एक्सटेंड हो गई है। इसमें जमानतों का मौसम चल रहा है। इसमें आप ये बात समझ, गिरफ्तारियों का मौसम नहीं है, जमानतों का है। फजलुर रहमान साहब को हमारे बहुत मेहरबान हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब वो उनका किसी किस्म का कोई एतमाद आवाम की ताकत के ऊपर नहीं है। दोनों का किसी किस्म का एतमाद नहीं है। हत्ता कि वो बैठी हुई हुकूमत के अंदर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी कोई उनका ईमान नहीं है। ठीक है। और ना ही वो पार्लियामेंट को इस मंबा समझते हैं असूल का, ज़ाब्ते का, सब चीज़ का। जो हमारे एंकर्स बहुत ज़्यादा उछल के उनके बिहाफ पे टीवियों पे कहते रहते हैं, मैं सियासतदान की हैसियत से आवाम को ये बता, बालादस्ती वस्ती कुछ नहीं है। बालादस्ती जो है चूंकि उनके ज़ाती मफादात की बालादस्ती है। और इस वक्त उन्होंने अपनी तरफ से एक और नैरेटिव बना के उसको अपने ज़हनों में भी इस्टेब्लिश कर दिया और अपनी टीम में भी बता दिया। वो ये कहते हैं कि जनाब हमने अब किसी भी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना। कौन कह रहा है? जरदारी साहब? दोनों कह रहे हैं। नहीं, जरदारी साहब तो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। हाँ, लॉन्ग मार्च। फजलुर रहमान के साथ जिस दिन वो लात मार के निकालेंगे, जब नोटों की बोरी लात के साथ बंधी हो ना तो लात लगती नहीं है। तो नून लीग है, नून लीग की हद तक तो ये बात मैं दोनों की हद तक ये बता रहा हूँ कि दोनों का एक ही मसला है, उनका अवाम पे एतमाद नहीं है। अच्छा, वो ये समझते हैं कि एतमाद ना अवाम हमें हुकूमत दिला सकते हैं ना हुकूमत से निकाल सकते हैं। मैं ये मुलाकात का भी इम्कान मुझे नवाज जरदारी मुलाकात होगी भी तो सिग्नल्स के लिए होगी, अभी मुझे होती नजर नहीं आती। मियाँ साहब जो है इस वक्त उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब वो शहबाज साहब के बयानिए पे मुकम्मल तौर पर आ गए और वो अगले 4 साल किसी किस्म की फ़िलहाल कन्फ्रंट्रेशन के मूड में नहीं है। उन्होंने चैम्बर प्रैक्टिस, ये लफ्ज हम ही ने इंट्रोड्यूस कराया था कि शहबाज साहब ने चैम्बर प्रैक्टिस का आगाज किया। अब उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी चैम्बर प्रैक्टिस का रास्ता दिखा दिया है। बिलावल साहब को शहबाज साहब ने अपना पीएसी का चैम्बर जो है वो दे दिया है कि बेटे इसमें बैठ के आराम से चैम्बर प्रैक्टिस करो, सड़क की तरफ ना देखो, ना कंटेनर की तरफ देखो, ना तुम बैठने जोगे हो, ना हम बैठने जोगे हैं, ना आवाम हमारे साथ है। देखें, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि मैं अगले मिलियन मार्च पे जरदारी साहब को इनवाइट कर रहा हूं और वो मेरी स्टेज पे आकर खिताब करें। तो क्या नून लीग का कोई बंदा उनके साथ उस स्टेज पर मौजूद? देखें जी, मैं इस वक्त तक किसी किस्म की, हाँ, जलसे में कोई नुमाइंदा चला जाना वो तो एक मामूली सी बात है, लेकिन किसी तहरीक का सरखेल बनना, हुकूमत को गिराने की किसी तहरीक का शुरू होना या उस तहरीक के नतीजे में हुकूमत का डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करना, इस किस्म का कोई प्रोग्राम नून का नहीं है। नून का नहीं है, ना ही पीपल्स पार्टी का है।
और ना ही वो ये करने की पोजीशन में है। उन्होंने ट्रेन मार्च करके भी अपनी औकात का जायजा ले लिया। संजरानी को हटाने की बात कर रहे थे हम कल, वो क्या है? हाँ देखिए जी, संजरानी की बात ये थी कि हमेशा मियाँ साहब की तरफ से ये कहा गया कि जब संजरानी को बनाया जा रहा था उस वक्त अगर आप हमारे साथ धोखा ना करते, हमारी वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नून वाले कि हमारी पीठ में अगर जरदारी साहब छुरा ना घोंपते तो आज सेनेट में भले इन्हीं का चेयरमैन होता, वाइस चेयरमैन भी इन्हीं का होता, हमें कुछ नहीं लेना था। लेकिन इन्होंने उस वक्त हमारे साथ धोखा किया और आइंदा भी ये धोखा करेंगे जब इनका जाती मफाद पूरा हो जाएगा। ये चोरों की दोस्ती और चोरों की लड़ाई है माजरत के साथ। मतलब ये है कि ये लड़ाई उस वक्त जब तक माले मसरूका की तकसीम के ऊपर झगड़ा नहीं पैदा हो जाता उस वक्त तक इस इत्तेहाद है। जब तक माले मसरूका के छिन जाने का खतरा है उस वक्त तक इत्तेहाद है। और जब इस खतरे की जद से निकल आएंगे, मियाँ साहब ने तो कहा है, उनकी पार्टी ने भी कहा है कि क्या हो गया, हम 10 साल बाहर बैठे रहे, उसके बाद हम आ गए। इस पे मैंने माइनस पे बात करते हैं, पूरी शरीफ फैमिली माइनस हो रही है, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। दुरानी साहब तो गुफ्तगू अभी आधी हुई है, बहुत सी बातें जानने वाली बाकी हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। दुरानी साहब कट टू कट, जरदारी फजल रहमान तहरीक नून लीग के साथ, नून लीग के बगैर? नून लीग की दुआएं साथ होंगी उनके, नून लीग साथ नहीं होगी। अच्छा, वो घर बैठ के दुआएं करेंगे? घर बैठ के दुआएंगे। वो कह रहे हैं हम दवा नहीं दे सकते आपको, दवाएं बहुत महंगी कर दी हैं सिर्फ दुआ करेंगे, सिर्फ दुआ, साथ नहीं होंगे। जैसे हम टीवी पे देखेंगे ना, बैठ के टीवी पे देखेंगे। और क्या बिलावल कंटेनर पर बैठेंगे? मेरा ख्याल है कि बिलावल कंटेनर पे बैठने के बजाय, ठीक है ना जी, PSC के तोहफा शुदा दफ्तर में बैठना पसंद करेंगे। कंटेनर पर नहीं बैठेंगे? मुझे नहीं लगता। तो कंटेनर पर जरदारी से बैठेंगे? कंटेनर पे ना कंटेनर होगा, ना कंटेनर आएगा, ना कोई कंटेनर पे बैठेगा। और PMLN क्या तहरीक चलाएगी? देखें जी, PMLN ने अब जो तहरीक शुरू की है वो उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। इस वक्त जो वो तहरीक चला रहे हैं वो है कि जान बचाओ माल बचाओ तहरीक का उन्होंने आगाज़ कर दिया। अच्छा, पहले थी मुझे क्यों निकाला, फिर थी वोट को इज्जत दो, फिर थी सिविल बालादस्ती, फिर पिछले दिनों आपने पंजाब में उनकी हुकूमत। अब जो उनकी तहरीक है वो बड़ी वाज़ेह, बहुत क्लियर है। पहला उसका ऑब्जेक्टिव है जान बचाओ, ठीक है, जान बचेगी तो सियासत। हाँ, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है माल बचाओ। और आप ये देखें कि कोई नया एडवेंचर करने से PMLN ने इनकार कर दिया, किसी किस्म का नया एडवेंचर करने पे तैयार नहीं है। और आखिर में मैं ये भी प्रेडिक्ट कर दूं कि जरदारी साहब भी इसी तहरीक का हिस्सा बनेंगे, माल बचाओ और जान बचाओ, ठीक है। बाकी सिर्फ पोस्चरिंग है। और जब ये माल नहीं बच रहा होगा अगर, ठीक है ना जी, फिर क्या होगा? फिर जब अगर वो वक्त आ गया तो फिर हम बता भी देंगे कि क्या होगा। ठीक, नहीं तो खान साहब वो वक्त लाना चाहते हैं कि जब माल लेने का वक्त आए। हाँ, लेकिन पूरी मशीनरी जो है हुकूमत की और उनके आसपास बैठा हर फर्द जो है उसने खान साहब की टांगें पकड़ी हुई हैं, ठीक है, कि वाकई किसी का माल ना निकला। एक का माल मसरूका निकल आया तो फिर खान साहब के साथियों का भी तो माल निकला, तो फिर तो सारों का माल निकलना शुरू हो जाएगा। और वो निकलना शुरू हो गया तो ना कोई ब्यूरोक्रेट बचेगा और ना कोई और डाकू लुटेरा बचेगा। इसलिए ये बका की ऐसी जंग है जिसमें हर कोई माल बचाओ और जान बचाओ वालों के साथ है। इसके लिए नून लीग तो ठीक ट्रैक पे जा रही है। नून लीग जिस ट्रैक पे जा रही है वो तारीख का वो पहिया है जिसको वो पीछे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे घुमाने की कोशिश। और तारीख का पहिया पीछे घुमा नहीं करता, उनके साथ बड़े दानिश्वर हैं। अगर शरीफ फैमिली माइनस हो गई फिर नून लीग का क्या बनेगा? देखें जी, नून लीगों में तो कभी कोई फैमिली थी नहीं, ठीक है। मियाँ साहब ने अपने पैसे के जोर पे और इत्तेफाक के रोड रोलर के जोर पे उन्होंने मुस्लिम लीग को जो है वो सड़क बना के उस पर अपनी फैमिली को लैंड कर दिया, ठीक है जी। लेकिन मुस्लिम लीग चलती रहती है, मुस्लिम लीग रुकती नहीं है।
इवन हत्ता के जब मुस्लिम लीग नून भी थी और मुशर्रफ साहब के दौर में भी चलती रही थी ना, पीछे जो लोग होते हैं, हाँ बाहर थी, फिर भी चलती रही थी। इसलिए ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जो चलता रहेगा। अब देखना ये है कि का माल वापस आने का प्रोसेस चलेगा या उसको ये रोकने में कामयाब हो जाएगा। किसी ने मुझे कहा कि जो शहबाज शरीफ ने खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, हाँ उसको गौर से पढ़ें, उसमें बड़ी कहानी है। देखें, प्राइम मिनिस्टर को जो शहबाज साहब ने खत लिखा है वो बिल्कुल एक अमन का मोहब्बत नामा है। अच्छा, उन्होंने खत नहीं लिखा, उन्होंने अपना इमरान खान साहब को मोहब्बत नामा लिखा है। उसको शुरू उन्होंने किया माय डियर प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कहा अस्सलाम अलैकुम, मेरे प्यारे वजीर आजम, अस्सलाम अलैकुम। मतलब इसे और की करन हो यार, मतलब जाके पैर फाड़ मतलब बात कंटेनर तो नहीं गाया जा सकता। इसके बाद देखें जी, इतना प्यार का इजहार करने के बाद जो है, अब हमें ये एजाज है कि हमने इस खत का आमद जामद का ऐलान यही किया था। आज हम ये भी बताते हैं अपने नाजरीन को कि उसमें माय डियर प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है और अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर ने जो खत लिखा था उसमें तो एड्रेस भी नहीं किया था, उसमें तो बहुत ही सिंपल सा एड्रेस था। एड्रेस था ही नहीं किसी को भी। अच्छा, नीचे एंड पे लिखा था, ऊपर माय डियर, उसके जवाब में कितना उन्होंने मैनरिज्म का, कितनी मोहब्बत का, कितने प्यार का, कितनी उल्फत का इजहार किया है इमरान खान से। तो ये उनसे नहीं है उल्फत, ये उनकी कुर्सी से उल्फत है, ठीक है जी। तो इसका उन्हें भी पता होना चाहिए। माय डियर इमरान खान तो नहीं लिखा, माय डियर प्राइम मिनिस्टर लिखा है। हाँ, कोई लिखा है। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, ये अच्छा मैनरिज्म है, ये मैनेजर होना चाहिए। बहरहाल नवाज शरीफ की तरफ से खरा जवाब है। तो फिर फजलुर रहमान आज जरदारी के पास कर क्या रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहे क्या करें, घर बैठ जाए, कुछ तो करना होता है ना। देखिए, सियासतदान का एक असूल होता है जिंदगी का, जब तक सांस तब तक आस, ठीक है। और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक हकीकी सियासतदान है, हिम्मत ना हारने वाले सियासतदान है, मुसलसल लड़ते रहने वाले सियासतदान है। और इस कल जवाब लेकर गए हैं तो आज भी इतना माहौल उन्होंने बनाया हुआ है जैसे पता नहीं क्या हुआ है ना माहौल। और इस वक्त सारी, हालांकि अगर वो एक बात बाहर निकल के एक फिक्रा कह देते कि नवाज शरीफ साहब नहीं माने मेरी बात, तो मैंने उन्हें कायल किया, लेकिन वो नहीं कायल हुए, तो कितना आसान हो गया। तो आज आप सारे DSNG भेजते ही ना वहां। तो मतलब यह है कि कोई माहौल तो बना के, और फिर यह है कि इस वक्त देखिए सारी सिग्नल्स की गेम हो रही है, हमने कल भी रखी है। देखें, इस वक्त मैं आपको बात बताऊं, और ये सिग्नल्स भी किसको जा रहे हैं ये भी देख लें। पार्टियों वाले खुद क्या कहते हैं, नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले, वो कहते हैं हमने ये देखें, ये कसमा पुरसी है पाकिस्तानी सियासत की, ये दिवालियापन है पाकिस्तानी सियासत का। और जब सियासत जो है वो खानदानों की लौंडी बन जाती है, और जब पार्लियामेंट जो है वो जब पार्लियामेंट जो है वो मुंतखिब अफराद की गुलाम बन जाती है, तो उसके बाद मुंतखिब अफराद होते हैं और लीडर होते हैं, वो किसी सियासी बंदे से बात नहीं करते, वो उन लोगों से बात करते हैं जिनको बाहर खड़े होकर वो गाली देते हैं और कमरे में जाके पाँव पकड़। चले, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ थर की बात करनी है, उसने आज थर से बहुत अच्छी खबरें आई हैं, वरना हम तो सुनते थे बच्चे मरते हैं, वहाँ पानी नहीं है। थर की बात करेंगे, नीलम जेलम की बात करेंगे, अच्छी अच्छी खबरों की बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। दुरानी साहब, मैंने कहा सियासत से हट के, एक तो हमने दवाइयाँ ली हैं, कुछ दो अच्छी खबरें हैं, वो उन पर भी बात कर लें। थर में आज देखें ना जी, पाकिस्तान का जो काला सोना है, बिलाखिर उससे बिजली बननी शुरू हो गई। यार, दवाइयों वाला तो बड़ा डिप्रेसिंग सेगमेंट था। 463 दवाइयाँ महंगी हुई, और वो कह रहे थे उनमें से कोई भी सस्ती नहीं होगी। ठीक है, चलें, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है बहतर। थर के बारे में जो खबर आई है, जो आप अभी जिस पे बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा एक बहुत ही खुशकुन खबर है। 70 साल से ये ज़खायर पाकिस्तान के पास मौजूद थे। आप भी उधर गए हुए हैं उस दिन, बल्कि आपसे डिस्कशन हो रही थी, और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी नाजरीन के। वहाँ का जो कोल है, उस कोल की एक प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो आज तक यूज़ नहीं हो सका। वो ये है कि उस कोल को वहाँ से निकाल के कहीं दूर ले जाओ तो वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता।
इसका हल जो है वो बड़ा सादा सा हल निकाला, और इसके अंदर हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपने दोस्त मुल्क चाइना का कि उन्होंने ये हमें ऑफ़र किया कि आप यहीं से कोल निकालें और यहीं पे उससे बिजली पैदा माइन करें। माउथ पे, माइन माउथ के ऊपर आप कोल निकाल के बिल्कुल उससे कान के ऊपर कान के। तो अब जो आप वो बड़े बड़े चकोर दायरे देख रहे हैं वो हकीकत में वो जो है वो वेल है जो कोल निकालने के लिए खोदा गया है, और जिसको के तकरीबन काफ़ी डेप्थ तक नीचे गए हैं, फ्यू किलोमीटर तक गए हैं। और उसके बाद जो है अब जो थर का टोटल पोटेंशियल वो बता रहे हैं कि थर में अगर मुकामी तौर पर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स लगाए जाएं तो 15,000 मेगावाट बिजली जो है वो वहाँ से पैदा की जा सकती है। मतलब इस वक्त जो आप टोटल पैदा कर रहे हैं उसके बराबर जो है वो आप वहाँ से पैदा कर सकते हैं। और इस बिजली की खूबसूरती क्या होगी कि इसके लिए आपको ना कोल इंपोर्ट करना पड़ेगा, ना ये बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आपने मांगला लगा दिया, तरबेला लगा दिया, कि आपका अपना रिसोर्स है जिस रिसोर्स से ये प्रोजेक्ट चलेंगे। और इस वक्त जो 330 और 330 मेगावाट के दो पावर प्लांट्स ने वहाँ पे जिन पे शुरू हुआ है काम और जिन्होंने अभी प्रोडक्शन शुरू की है, ये एक पाकिस्तान की तारीख का खुशकुन वो है आगाज़ है जिसमें कि हम अपने रिसोर्सेज से देखें। अब ये इशू नहीं है कि जी सिंध में किसकी हुकूमत है या मरकज़ में किसकी हुकूमत है, ये इशू नहीं है, ये पाकिस्तान के रिसोर्सेज थे और उस थर में है जिसके बारे में हम हमेशा सुनते थे कि यहाँ मोर मर गए, यहाँ बच्चे मर गए, यहाँ इलाज ना मिलने की वजह से औरतें मर गई, यहाँ बूढ़े मर गए। लेकिन अब जो यही वहाँ की डेवलपमेंट है, इसके नतीजे में मिट्टी शहर का एक एक जो मरला है वो करोड़ों रुपए में बिक रहा है। और अब वहाँ सड़कें बन रही हैं, वहाँ पे तामीर होगी, वहाँ के लिए बिजली फ्री होगी है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनने लगी है। तो ये पूरा मुल्क जो है तो एक शहर हो जाएगा ना। पाकिस्तान को अगर आप देखें तो अगर आप फाटा से शुरू हो जाएं और आप गवादर तक चले जाएं, इसके हर इंच के अंदर ऐसे ऐसे वसाइल और ऐसे ऐसे नीलम जेलम से जो खबरें आई, और अब नीलम जेलम से आप ये देखें कि वो प्रोजेक्ट जिसको वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में शुरू किया गया, जिसको पीपल्स पार्टी के ज़माने में उसको दोबारा से करप्शन की नज़र कर दिया गया, पिछली हुकूमत ने बहरहाल एक अच्छा काम किया कि उसके ऊपर स्टैंड लिया और उसको चलाया। उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा मतलब 960 मेगावाट कैपेसिटी है, और आजकल चूँकि पानी ज़्यादा आ रहा है अल्लाह की मेहरबानी से 1000 मेगावाट बिजली 1040 मेगावाट बिजली जो है वो आपने वहाँ से पैदा की है और पानी से पैदा की है। ना तेल जला है, ना आपका फॉरेन एक्सचेंज उसमें जला है, ना किसी का कमीशन उसमें बना है, और ना किसी की लूट मार का रास्ता उसमें। हमारे वापडा के इंजीनियर्स का और वो अगर आप जाके उस प्रोजेक्ट को देखें नाज़रीन, जब अभी वो बनने नहीं शुरू हुआ था, मैं उस वक्त भी वहाँ गया हूँ और मैंने देखा है, फिर जो वो बन रहा था उस वक्त भी देखा है, मतलब एक खुशी होती। और आप ये हैरान होंगे कि आपके मुल्क के इंच इंच पर, बल्कि अगर आप शुमाली इलाका जात और ये वाले कश्मीर की बात हर किलोमीटर के ऊपर और हर मतलब थोड़े थोड़े फासले के ऊपर हाइडल पावर में 15,000 हो सकता है, इस तरह हाइडल के भी कितने हजार मेगावाट और लग सकता है। हम तो ये भी देख सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर बिजली की कीमत लोग अच्छा बिजली भी कीमत से खरीदी जाती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त एक जिसे कहते हैं ना कि इस वक्त बेबरकती है, वो सिर्फ उन लोगों की है जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल को इस मुल्क के अवाम के बजाय अपने ज़ाती वसाइल बना के इस मुल्क में रखने के बजाय इस मुल्क को लूटा है। अल्लाह ताला उनको अपनी गिरफ्त में ले ले और इस कौम को इसकी मुस्तकबिल को रोशन करने की हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। कल दोबारा आप नाज़रीन, आज के प्रोग्राम इतना ही था। कल दोबारा आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने मेज़बान मुजम्मिल सरवरदी को और हमारे मेहमान दुरानी मोहम्मद अली दुरानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।